हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे नए पॉडकास्ट नील डायलॉग्स में। दोस्तों, भारत की राजनीति कहाँ जा रही है? भारत की राजनीति फिलहाल एक अलग ही मंच पे आ चुकी है। मंगलसूत्र की राजनीति यहाँ पे फिलहाल चल रही है और ये शुरुआत की राहुल गांधी ने, फिर आए यहाँ पे अगर बात करें प्रियंका गांधी लेके आई इसको, उसके बाद मोदी जी का स्टेटमेंट निकल गया कि जो कांग्रेस है ये आपके मंगलसूत्र पर नजर रख रही है और नजर क्या क्या चीजें निकल गई। और इन सारी चीज़ों के पीछे कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता बोल सकते हैं उन्हें आप, जो मेंटोर भी रहे कांग्रेस के, मिस्टर सेम पित्रोदा, मिस्टर सेम अंकल। अब उनके बारे में बात करेंगे, क्या फिलहाल चल रहा है, क्या स्टेटमेंट इनका था और फिलहाल भारत की राजनीति कहाँ जा रही है। आज इस पर डिस्कस करने वाले हैं कि मंगलसूत्र वाली जो राजनीति फिलहाल चल रही है लोकसभा चुनाव में, इसके क्या है परिणाम। तो आज हमारे साथ फिर से जुड़े हैं यशपाल चौहान जी। चौहान जी, आपका स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद नील भाई, आपको और आपके दर्शकों को भी शुक्रिया। तो ये जो मंगलसूत्र वाली राजनीति चल रही है, ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या है पूरा का पूरा बयान और किस तरह से एक आम जनता को अगर समझना है कि क्या कहना चाहते हैं मोदी जी और कांग्रेस, किस तरह की राजनीति फिलहाल कर रही है इस चुनाव के अंदर, और कौन है मिस्टर पित्रोदा? नील भाई, पित्रोदा जी के बारे में सबसे पहले मैं बताऊं, पित्रोदा जी इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ओके। और जहां जो दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि क्या राजनीति चल रही है आजकल, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन टाइप देना चाहूँगा कि हुआ क्या जब से ये चुनाव के प्रचार शुरू हुआ। अभी तक 2 फेज चुनाव की वोटिंग हमारी पूरी भी हो चुकी है। आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कल तक पूरी हो गई थी। तो इस दौरान राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली के दौरान ये बोला कि हम जाति आधारित जनगणना करवाएंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे, जो डाटा आता है उससे ये एनालिसिस करेंगे कि किन के पास ज़्यादा पैसा है, किन के पास कम पैसा है, और फिर हम कुछ ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि जिससे ये आर्थिक विषमता जो है, जो पैसे की विषमता है, जो पैसे का गैप है, वो कम किया जाए, सबको बराबरी पे लाया जाए। ओके। तो इस पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक चुनावी रैली के दौरान बोला कि जो जाति आधारित जनगणना के आधार पर आप एक का पैसा छीन कर क्या दूसरे को देंगे? आपकी मंशा क्या है? उन्होंने स्त्रियों को, महिलाओं को बोला कि आपके मंगलसूत्र पर इनकी नजर है। उन्होंने बड़े नपे तुले शब्दों में बोला कि कांग्रेस की मंशा क्या है, वो किससे पैसा छीनना चाहती है और किसको देना चाहती है। और ये जनसाधारण इसको समझ सकता है कि कांग्रेस करना क्या चाहती है। अच्छा, इसी दौरान क्या होता है कि जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं श्री सैम पित्रोदा जी, वो अपने एक इंटरव्यू के दौरान ये एक टिप्पणी करते हैं कि यूएसए, अमेरिका में तो इनहेरेंट टैक्स लगाया जाता है, विरासत कर लगाया जाता है, और वो विरासत कर लगभग 55% तक लगाया जाता है। तो फिर मोदी जी ने बोला कि क्योंकि ये जो क्रोनोलॉजी चली आ रही है, इससे ये सजेशन मिलता है कि पित्रोदा जी क्या कहना चाह रहे हैं। वो आखिर अमेरिका का उदाहरण उन्होंने क्यों दिया? क्योंकि इसके बाद अमेरिका के उदाहरण देने के बाद वो ये बोलते हैं कि ये विचार बहुत अच्छा है और भारत में भी इस विचार पे चर्चा होना चाहिए, इसकी एप्लीकेबिलिटी को देखना चाहिए, ताकि हम सुपर रिच लोगों से पैसा लेके बाकी लोगों में बांट सकें। ओके। तो अब आपको ये लग गया होगा कि बैकग्राउंड क्या है। अब हम थोड़ा डिटेल में चलते हैं, क्योंकि ये चीज़ इतनी आसान नहीं है जितना ऊपर से देखने में लगता है कि किसकी मंशा क्या है। सही है।
तो उसके पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये इनहेरेंट टैक्स है क्या, विरासत कर है क्या। एक्चुअली जो विरासत कर है वो उस व्यक्ति की संपत्ति पे लगाया जाने वाला टैक्स है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, और इसका भुगतान कौन करेगा? जब आदमी मर गया तो भुगतान कौन करेगा बताओ? इसका भुगतान आमतौर पर जिसको मिला है, जो उत्तराधिकारी है, जिस व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति जिसको ट्रांसफर होने वाली है, जो उत्तराधिकारी है, जो अगर हमारे इंडिया में हम बोले तो जो बच्चों को मिलेगी, तो वो बच्चे इसको चुकाएंगे। और जो पितृ सैम अंकल जो बोल रहे थे, वो ये बोल रहे थे कि अमेरिका में तो अगर जो इनहेरेंट टैक्स है, मतलब अगर कोई आदमी मर गया, अगर मान के चलो उसकी 10 मिलियन की प्रॉपर्टी है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो 55% जो है गवर्नमेंट को जाएगी और 45% ही सिर्फ उसके उत्तराधिकारी जाएगी। मतलब वो 55% टैक्स की बात करते हैं। क्या बात है, मतलब 55 लाख चले जाएंगे सरकार के पास और बच्चों के पास जाएंगे सिर्फ 45 लाख, जबकि उनके पिता की प्रॉपर्टी। ये एक एग्जाम्पल है। पित्रोदाजी ने उन्होंने एक तरह सुझाव दिया कि भारत में भी अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा क्या जनता के लिए छोड़ना उचित है, और ये विचार करने योग्य पॉइंट है। वो परसेंटेज की बात नहीं कर रहे, लेकिन वो एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ भी सोचना चाहिए, क्या ये अप्लाई किया जा सकता है कि नहीं। हाँ। तो जब उनके बोलने के बाद तो फिर तो ये एकदम भूचाल टाइप लेके आ गए हमारे जो प्रचार में। प्रधानमंत्री जी ने अपनी चुनावी रैली के दौरान ये बोला, ये प्रतिक्रिया दी कि भाई ये जो टैक्स कितना बढ़ाना चाहते हो आप, और जो आदमी अपनी मेहनत से आय को अर्जित करता है उसको उसके उत्तराधिकारियों को देना चाहिए, हस्तांतरण देना चाहिए, उसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस उसका विरोध कर रही है क्योंकि उनके ओवरसीज अध्यक्ष जो हैं पित्रोदा जी ये कॉन्सेप्ट के एक वकालत कर रहे हैं एक तरह से कि इस पे विचार करो कि पूरी की पूरी जो उन्होंने अपनी मेहनत से अर्जित आय कमाई है वो उनके बच्चों को, उत्तराधिकारियों को ना जाए, उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट ले ले। और फिर गवर्नमेंट लेके क्या करना चाहती है उसका? तो आप यहाँ एक चीज़ ये भी देखो कि यार कोई गरीब इंसान है या कोई नॉर्मल मध्यम वर्ग का व्यक्ति है जिसकी मान के चलो 2 लाख की ही संपत्ति है, तो जिस बंदे ने इतना मेहनत करके अपना घर खर्च चलाया, अपने बच्चों को एजुकेशन मुश्किल से दी, और साथ में अगर छोटी मोटी ये प्रॉपर्टी उसने बनाई है, आय अर्जित की है, तो क्या उससे वो छीन लेना चाहिए सिर्फ इसलिए कि वो खत्म हो गया? उसके उत्तराधिकारियों को वो नहीं देना चाहिए। तो इसका कांग्रेस की उन्होंने आलोचना की। दूसरा, एक उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि भाई कांग्रेस विरासत कर की एडवोकेसी क्यों कर रही है? क्या वो मृत्यु के बाद भी लोगों को लूटना चाहती है? उन्होंने इस तरह से पैसा लेने को एक तरह से लूट देखा। और एक बड़े सही टैगलाइन भी दी, कांग्रेस की लूट। हाँ, LIC वाली टैगलाइन, जिंदगी के साथ भी। हाँ, ये जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, मतलब लूट जिंदगी के साथ भी, लूट जिंदगी के बाद भी। तो देखिए यहाँ पर हम फिर मेन पॉइंट पे आते हैं कि जो संपत्ति का वितरण है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, और क्या टैक्सेशन होना चाहिए, उस पर सबका अलग अलग दृष्टिकोण है। और उन दृष्टिकोणों के साथ विरासत कर पे सभी लोग की बहस जारी है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि तो इसमें हमारे भारत सरकार का क्या रुख है, भारत सरकार की क्या पोजीशन है इनहेरेंट टैक्स के ऊपर। तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने 1985 में, जब श्री राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो राजीव गांधी सरकार के दौरान इस विरासत कर को समाप्त किया था, क्योंकि उससे पहले संपत्ति के उत्तराधिकारी, जो वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, उसके ऊपर 1953 का एक संपदा शुल्क अधिनियम था, जिसके तहत आपको टैक्स भुगतान करना पड़ता था। लेकिन वर्तमान में भारत में कोई विरासत कर नहीं है। 1985 में जो थोड़ा बहुत या जैसा भी था,
वो सब खत्म कर दिया गया है। तो चौहान साहब, आम जनता की तरफ से ये सवाल पूछना चाहूंगा कि इनहेरिटेंस और ये बड़े बड़े सब जो है नॉर्मल लोगों को पता नहीं चलते ज़्यादातर, तो ये मुझे बताइए कि आम जनता ये जानना चाहती है, अगर किसी के पिता की संपत्ति है और पिता की मृत्यु हो गई है, तो ज़्यादातर लोगों को तो ये लगता है कि पिता की प्रॉपर्टी अगर वो 1 करोड़ है तो वो जो प्रॉपर्टी है पिता के बाद डायरेक्ट बच्चों के नाम पे चली जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, किस तरह का कानून है, क्या कुछ देना पड़ता है क्या, कुछ किस तरह का? नहीं, मैंने फिर बताया कि 1985 में विरासत कर खत्म हो गया। तो जैसा अभी आपने पूछा, अभी कोई भी प्रॉपर्टी चेंज ओवर अगर उनके उत्तराधिकारियों को हो रही है, ओके, चाहे वो बिल के थ्रू हो, वसीयत के थ्रू हो या फिर नॉर्मल हो, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। जो टैक्स अगर किसी पे लगेगा भी तो वो प्रॉपर्टी बेचने के टाइम पे वो जो लाभ मिलता है, आपने कितने खरीद क्रय विक्रय में जो अंतर होता है, जो कैपिटल गेन टैक्स है, उस पे होता है। सिर्फ विरासत में आपके नाम पे हस्तांतरण होने में कोई टैक्स नहीं लगता है, ना कि पूरी प्रॉपर्टी पे। जो कैपिटल गेन होगा उस पे लगेगा, सही है ना? वो भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बेचते समय आपको यहाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मैं बता रहा हूँ ये उस समय नहीं लगेगा कि जब पिताजी से आपके लड़के या बच्चे या बच्चियों पे ट्रांसफर हो रहा है, ओके, तब नहीं लगेगा। उस दौरान कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। और टैक्स कब लगता है? जब वो हस्तांतरण होने के कई साल बाद या कुछ समय बाद अगर आप उस पर बेचते हो, तो भी जो एप्लीकेबल नियम होते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के, उनके हिसाब से लगता है। ओके, सो फिर मैं पॉइंट पे आता हूँ। जब ये 1985 में राजीव गांधी जी ने ख़त्म किया था, तो उसका कारण बताया था कि भाई हम जो टैक्सेशन सिस्टम है, टैक्स प्रणाली, कर प्रणाली है, उसको सरल बनाना चाहते हैं। और दूसरा उन्होंने एक और भी चीज़ बोला था कि इससे निवेश और बचत को बढ़ाने की आवश्यकता का हवाला दिया गया था कि इसलिए इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। क्योंकि अदरवाइज अगर आपको लगेगा कि ये मेरा पैसा मेरे बाद कहीं और जाने वाला है, तो आप शायद बचत ना करें। सही बात है। वो एक मोटिवेशन फैक्टर नहीं रहेगा इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के लिए। और उसी समय जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, उन्होंने अपने 85 के बजट भाषण में ये भी बताया था कि जो संपत्ति शुल्क है, जो धन असमानता, जो गैप को कम करने के लिए या जिससे स्टेट का डेवलपमेंट हो, उसके उद्देश्य के लिए जो लगाया जा रहा था, बोले वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा। वो इसलिए विफल रहा क्योंकि इससे जो इनकम मिली उस समय जो 20 करोड़ थी, वो सिर्फ 20 करोड़ मिली थी 1985 में। और जबकि जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो खर्चे थे, जो लागत लगी गवर्नमेंट की ये सब सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में, वो उससे ज़्यादा थी। तो इस सब का हवाले देकर प्रधानमंत्री राजीव गांधी की गवर्नमेंट में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ऐसे जस्टिफिकेशन देकर इसको फाइनली इनहेरेंट टैक्स को ख़त्म कर दिया था, फुल्ली कंप्लीटली तरीके से। इसके बाद एक चीज़ और भी हुई, वो मैं आपके बताना चाहूँगा कि 1989 में 1989 में वेल्थ इनहेरिटेंस ड्यूटी बिल को लाया गया था, जिसका मकसद था कि फिर से टैक्सेशन को करना और जो प्रॉब्लम्स पहले के कानून में जो इम्प्लीमेंटेशन या कैसे कार्यान्वयन में जो कुछ इश्यूज थे, उनको हल करना था। तो ये बिल लाया गया था, लेकिन ये बिल पास नहीं हो सका क्योंकि उस समय संसद का विघटन हो गया था। संसद खत्म ही हो गई थी 89 में, ख़त्म हो गई थी। तो ये पेंडिंग बिल्स भी ख़त्म हो गए और इसके बाद आज तक इस मामले पे कोई भी बिल या किसी भी तरह का कुछ नहीं लाया। ओके, यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे, वो गरीब का उदाहरण दिया, तो जब इस एक मकसद ये रहता है कि जो सुपर रिच लोग हैं, जो उनसे टैक्स को लिया जाए और राज्यों के विकास में या उसमें यूज़ किया जाए। तो ये एक मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग डाटा मेरे को देखने को मिला, मेरी आंखों से अभी निकला कि आखिर जो हमारा कॉर्पोरेट टैक्स है उसकी स्थिति क्या है। इंडिया में जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो अप्रोक्सीमेटली 30% के आसपास है।
थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, बदलता रहता है साल। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अगर जैसे अभी हमारे यहाँ G20 हुआ था, जो ग्रुप 20 डेज हैं, 20 कंट्रीज़ हैं, उनमें अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ तो उनमें ये तुलना देखने में पाया गया कि इंडिया का जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 3rd हाईएस्ट मैक्सिमम कॉर्पोरेट की टैक्स है। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि बाकी जगह कॉर्पोरेट टैक्स कम है, इवन अमेरिका में भी 21% है। करेक्ट। तो हमारी सरकार तो मतलब कॉर्पोरेट टैक्स ऑलरेडी अच्छी रेट पे ले रही है। और अगर इसका अमेरिका के अलावा जैसे यूरोपियन यूनियन से अगर हम तुलना करते हैं तो वहाँ भी जो एवरेज टॉप कॉर्पोरेट टैक्स है वो भी 21.68 है। जो OECD कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी ये 23.69 है। इवन जो टॉप G7 कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी ये एवरेज कॉर्पोरेट टैक्स 27.63 है। तो आप देखोगे कि हम तो ऑलरेडी ही टैक्स अपर टैक्स लिमिट में ही आते हैं, जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है, जिसका ये पर्पज़ है कि भाई किसी तरह सुपर रिच लोगों से पैसा लिया जाए, अमीरों पे टैक्स लगाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं भाई, अभी तक जैसे मैंने आपको समझाया कि इनहेरेंट टैक्स क्या है और क्या क्रोनोलॉजी रही है ना, मुझे पता नहीं कि कांग्रेस की मंशा क्या है, क्योंकि कांग्रेस ने जब ये विवाद उठा तो कांग्रेस ने बोला कि नहीं, ये राय तो उनकी अपनी पर्सनल राय है, सैम पित्रोदा जी की, ये कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है, उन्होंने ऐसा बोला। लेकिन उन्होंने कांग्रेस के कई, जैसे जयराम रमेश जी, उन्होंने बोला कि नहीं, पित्रोदा जी को एक अपना अधिकार है कि वो अपनी राय कहीं भी व्यक्त कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि कांग्रेस पार्टी उससे सहमत हो। लेकिन मेरा ये कहने का है कि अगर आप सहमत नहीं है तो उसको एक थोड़ा फोर्सफुली बोलना चाहिए कि भाई नहीं, ये हमारी नीति है ही नहीं, या इस पे तो हम सोचेंगे ही नहीं, कभी करेंगे ही नहीं। प्रश्न ये उठता है कि सैम पित्रोदा जी क्या इतने महत्वपूर्ण आदमी हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत उनका एक दिन में उनकी बात पे अपना कमेंट किया? सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात। क्या पित्रोदा जी इतना महत्वपूर्ण आदमी बन चुके हैं या क्यों हैं कि उनकी कही गई बात को एक तरह से पार्टी का रिफ्लेक्शन देखा जाता है, एक भारतीय जनमानस द्वारा, एक आम आदमी द्वारा? ऐसा क्यों, आम आदमी को ऐसा क्यों लगा कि जो पित्रोदा जी कहते हैं वो कांग्रेस की नीति की बात करते हैं? तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पित्रोदा जी, जो सैम पित्रोदा जी हैं, उनकी अहमियत क्या है कांग्रेस पार्टी में? ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी में, मैं तो कहता हूँ भारत के अंदर क्या अहमियत है, एक आम आदमी की नज़रों में उनकी क्या अहमियत है, जो उनकी बातों को इतनी तवज्जो दी जा रही है। तो हमको पित्रोदा जी की अहमियत जानने के लिए पित्रोदा जी की सैम अंकल की बात करना पड़ेगा कि सैम अंकल आखिर हैं क्या चीज़। ओके। तो आज तो सैम अंकल की एज लगभग 80-81 साल हो चुकी है और इनका जन्म जो है वो उड़ीसा में हुआ था, पर इनकी जो पढ़ाई लिखाई है, स्कूलिंग और कॉलेज है, वो गुजरात में हुआ है। और इसके बाद ये जॉब करने अमेरिका चले गए थे। ओके। इन्होंने बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मास्टर डिग्री किया है, प्लस फिजिक्स में भी मास्टर डिग्री किया हुआ है। तो वहाँ पर ये टेलीकॉम सेक्टर में काम कर रहे थे। हाँ। तो मैं ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 1984 में ये वापस भारत लौटे इंदिरा गांधी जी के निमंत्रण पर। हाँ। और इन्होंने जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स है, जो एक ऑटोनोमस बॉडी है R&D के लिए, टेलीकॉम R&D के ऑर्गेनाइजेशन थी, C.DOT, उसको स्टार्ट किया था। ओके। बेसिकली पित्रोदा जी ने C.DOT को, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, C.DOT को लॉन्च किया था। और उस समय हमारे 84 में प्रधानमंत्री जब राजीव गांधी बन गए थे तो उनको एक एडवाइज़र के रूप में
अपना काम किया था। मतलब राजीव गांधी जी के पित्रोदा जी एडवाइजर बन गए थे, सलाहकार बन गए थे। और वो भी किन किन इशू पे सलाहकार थे कि टेक्नोलॉजी मिशंस जो रिलेटेड थे वाटर से रिलेटेड, पानी, लिटरेसी, इम्यूनाइजेशन, ऑयल सीड मतलब तेलों के बीज, जैसे उस समय सोयाबीन तिल संग हम लोग बोलते थे, भारत का एक वो भी डायमेंशन था। टेलीकॉम एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी। पित्रोदा जी जो इंडियन टेलीकॉम कमीशन के फाउंडिंग चेयरमैन भी थे, संस्थापक अध्यक्ष। ओके। 1990 में पित्रोदा जी, सैम अंकल शिकागो वापस चले जाते हैं, क्योंकि उनको अपने जो बिजनेस था उनको वापस शुरू करते हैं, जो उनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट थे। और 1995 में उनको फर्स्ट चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड टेल इनिशिएटिव जो था उसका इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का चेयरमैन बनाया जाता है। ITU का, करेक्ट। ITU का जो वर्ल्ड टेल इनिशिएटिव थी, ये मई 1995 में। तो सैम अंकल इंडिया में फिर से वापस लौटे 2004 में। ओके। और इस बार उनको बुलाया गया था मनमोहन सिंह, हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा। और उनको इसलिए बुलाया गया था सेकंड टाइम 2004 में कि वो जो हमारा नॉलेज इंस्टीट्यूशन थे, इंफ्रास्ट्रक्चर थे, उसमें थोड़ा फोकस करके सलाह दें। तो पित्रोदा जी ने ना 2005 से लेकर 2009 तक नेशनल नॉलेज कमीशन के चेयरमैन की तरह काम किया था भारत में। ओके। और एक बड़ी हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी थी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए, जो कि अपनी राय देती थी, पॉलिसी रिकमेंडेशंस देती थी कि कैसे नॉलेज रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज और भी कई चीज़, उनको इम्प्रूव किया जाए। और इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री में कैसे हमारे देश में का इंफ्रास्ट्रक्चर जो नॉलेज रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है, नॉलेज रिलेटेड, उसको इम्प्रूव किया जाए, सुधार लाया जाए। तो आप ये देखेंगे कि पित्रोदा जी का जो अहमियत है वो कम नहीं है। पित्रोदा जी ने 2005 से 2009 तक नेशनल नॉलेज कमीशन के चेयरमैन की तरह काम किया हुआ है। और 2009 में ही उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पित्रोदा जी को एक ICT रेलवे की एक्सपर्ट कमेटी का भी हेड बनाया था। हाँ। ICT मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो रेलवे में बहुत महत्वपूर्ण है। ओके। रेलवे के विकास के लिए उसका भी हेड बनाया गया था, जो एक्सपर्ट कमेटी थी। और अक्टूबर 2009 में ना पित्रोदा जी, सैम अंकल, PM ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह जी के एडवाइजर थे, सलाहकार थे ऑन पब्लिक इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन विद द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। मतलब उन्होंने एक कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक की तरह, रैंक की पोजीशन पर एडवाइजर का काम किया था, सलाहकार का काम किया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए। कांग्रेस सरकार में मनमोहन सिंह जी की सरकार के अंदर सैम अंकल का अच्छा खासा रोल था और उनकी बातें मानी जाती थी, उनसे सलाह ली जाती थी। आप ये कहना चाहते हैं चौहान साहब? वो सलाहकार थे, ऑफिशियल सलाहकार थे। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि उनका क्या अहमियत था। और अगर आप उनको पुरस्कार और मान्यता की बात करें कि उनको क्या रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन सैम अंकल को मिले, तो मैं सिर्फ कुछ रिवॉर्ड्स की बात करना चाहूँगा। सबसे बड़ा अवार्ड पद्म भूषण उनको 2009 में दिया गया था भारतीय सरकार द्वारा। हाँ। और ये पद्म भूषण दिया गया था साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए। उसी साल 2009 में एक स्कॉच चैलेंजर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी उनको मिला था, टेलीकॉम और IT रेवोल्यूशन के लिए, जो इंडिया में किया था उन्होंने। सन 2000 में भी उनको लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड मिला था। वो किसके अगेंस्ट में? इन रिकॉग्निशन ऑफ इट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, विलक्षण विशेष योगदान के लिए टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में। और
साथ में उसको उन्होंने कैसे यूज़ किया कि भारत का सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। 2007 में ही उनको IEEE कम्युनिकेशन सोसाइटी, ये बहुत टेक्निकल है, इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में जो स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, ओके। उन्होंने अवार्ड दिया इनको टेलीकम्युनिकेशन की फील्ड में पब्लिक सर्विस के लिए। 2008 में पित्रोदा जी को चुना गया था वर्ल्ड प्रोमिनेंट लीडर, और किसके द्वारा चुना गया था? वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ यंग लीडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। तो सैम अंकल जी ने ना जब इनहेरेंट टैक्स पे बोला तो उन्होंने क्लियरली बोला, मैं इंग्लिश में उन्हीं की लाइन यूज करता हूँ, कि इट्स अ फेयर आइडिया टू कंसिडर द इनहेरेंट टैक्स, द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस। आई मीन वो प्रपोज करते हैं, वो कहते हैं कि फेयर आइडिया, ये उचित विचार है कि हम इस पे इसको सोचें कि क्या ये एप्लीकेबल है इंडिया में। तो यही कारण है कि फिर भारत के प्रधानमंत्री जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 2 दिन के अंदर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, और उन्होंने यही बोला कि क्या आप मृत्यु जीवन के बाद भी लूटना चाहते हैं? मुझे तो वो स्टेटमेंट अच्छा लगा था चौहान साहब कि LIC से कंपेयर कर दिया मोदी जी ने कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, मतलब पहले तो लूटेंगे और आपके जाने के बाद भी लूटेंगे। हालांकि कांग्रेस ने इस पे प्रतिक्रिया दी है कि भाई ये हमारा विचार बिल्कुल नहीं है, और इसको अननेसेसरी ना उछाला जाए, लेकिन प्रतिक्रिया स्ट्रांगली देना चाहिए। और अभी आपको सैम पित्रोदा जी की अहमियत के बारे में मैंने बताया कि उनका क्या रिज्यूम है, क्या उनकी वो अहमियत है, हैसियत है। लेकिन ऐसा नहीं है नील जी कि पित्रोदा जी ने ऐसा पहली बार किया है। तो नील भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सैम पित्रोदा जी का जो टिप्पणी हुई जिसने विवादित हो जाती है या कंट्रोवर्शियल, एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है, ऐसा नहीं है पहली बार हुई है। पिछली बार भी जब 2019 के लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, उस दौरान भी पित्रोदा जी ने, सैम अंकल ने ना एक कंट्रोवर्सी खड़ी की थी। उन्होंने 1984 के दंगों पे अपना कमेंट देते हुए एक बहुत ही कैजुअली डिसमिस किया था कि अरे वो क्या था। अगर मैं आपको वो लाइनें बताऊं, जब उनसे पूछा गया था ये कि कैसे राइट दंगे हुए थे, तो उन्होंने बोला था अब क्या है 84 का, अब क्या है 84 का, आपने क्या किया 5 साल में, उसकी बात करिए। 84 में हुआ तो हुआ, आपने क्या किया? तो भाई ये वाला जब जो हुआ था हुआ रिमार्क आया उनका, तो बीजेपी और काफ़ी सारी पार्टियों से उनको बहुत ही उनको वो मिली थी, क्रिटिसिज्म हुआ था उनकी, मतलब वो किया गया था कि क्या तुमने ऐसा बोला। और फाइनली उन्होंने पता है इसकी माफ़ी भी मांगी थी कि भाई मैं माफ़ी मांग के इधर उधर आए दाएं बाएं होने की कोशिश की थी, बट माफ़ी मांगी थी। एक और कंट्रोवर्सी उन्होंने खड़ी की थी फरवरी 2019 में, जब हमने बालाकोट का एयर स्ट्राइक किया था, पाकिस्तान में बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी। तो पित्रोदा जी ने ना प्रश्न उठाए थे बालाकोट एयर स्ट्राइक पे कि जो पुलवामा अटैक के जवाब में किया गया था, उन्होंने कैसे प्रश्न उठाए थे, मैं आपको बात बताता हूँ अगेन इंग्लिश में उनकी जो लाइनें थी। उन्होंने बोला था, आई डोंट नो मच अबाउट द अटैक्स, इट हैपन्स ऑल द टाइम, attack happened in Mumbai also, we could have then reacted and just sent our plans, but that is not the right approach according to me, I mean according to uncle, that's not how you deal with the world। तो उन्होंने जब ये चीज़ बोली कि भाई ये राइट अप्रोच नहीं है और इस तरह से विश्व के साथ डील नहीं किया जाता, तो इस रिमार्क, इस टिप्पणी पे भी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी। लोग डिबेट करने लगे थे, यार ये क्या बोल रहा है बंदा। मतलब कांग्रेस अभी के लिए सेल्फ गोल हो गया, कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल।
एक और रिमार्क के बारे में बताना चाहता हूँ, जो राम मंदिर के ऊपर टेम्पल पे दिया था, और वो बोलना चाहते थे मंदिर के ऊपर और जॉब क्रिएशन पे। तो आप देखिए उन्होंने क्या रिमार्क दिया था कि जब राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है तो उन्होंने, पित्रोदा जी स्टेटेड दैट टेम्पल्स आर नॉट गोइंग टू क्रिएट जॉब्स इन द कंट्री। अभी मुझे बताइए आप, ये सब बात करने की क्या जरूरत है जब राम मंदिर बनाया जा रहा है और आप उस समय ये बोल रहे हैं कि टेम्पल्स आर नॉट गोइंग टू क्रिएट जॉब्स इन द कंट्री। ही सेड, उन्होंने बोला कि नो वन टॉक्स अबाउट दिस थिंग्स बट एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट राम, हनुमान एंड मंदिर। तो ये वाले कमेंट ने भी बहुत मतलब उनका क्रिटिसिज्म हुआ था, कंट्रोवर्सी बढ़ी थी। और अभी जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस किए कि जो हालिया में उन्होंने टिप्पणी की, जो विरासत कर पे, इनहेरेंट टैक्स पे, जो वो सजेस्ट करते हैं कि इंडिया शुड कंसिडर, कि इस पे कुछ कंसिडर करना चाहिए। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने बोला कि क्या आप अपने विचारों को, कांग्रेस को, क्या वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन, संपत्ति को दोबारा रिडिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, किससे लेके किसको देना चाहते हैं, आपकी मंशा क्या है। तो ये सब चीज़ें तो उठी ना फिर, और उठेंगी भी। तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी सेल्फ गोल करती हुई नजर आ रही है, और सैम अंकल एक बार नहीं बार बार कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है चौहान साहब आपको? मुझे क्या लग रहा है, अभी मैं 1-2 दिन पहले टाइम्स नाउ पे एक प्रोग्राम देखा रहा था जिसमें कांग्रेस के ही एक प्रवक्ता थे, तहसीन पूनावाला। वो इसी तरह की डिबेट में बोल रहे थे कि उनको, तहसीन पूनावाला को, किसी कांग्रेस समर्थक का मैसेज आया है जिसमें लिखा है कि पित्रोदा तो जाके है, मणिशंकर ये अभी बाकी है। मणिशंकर अय्यर अभी चाय वाला प्लान क्या था उनका, बताएंगे आप? हाँ, जिन्होंने चाय पे 2014 के इलेक्शन में बोला था कि भाई अगर आपको कुछ काम करना है तो हमारा प्रोग्राम हो रहा है, इसमें आके चाय बना दीजिए। उन्होंने बेसिकली हाँ मोदी जी को चाय वाला बोला था, और वहीं से मोदी ने हो गया। उस बयान को पकड़ के एक चाय वाला हूँ बोल के उस बयान को कहाँ से कहाँ लेकर प्रधानमंत्री बने। कहाँ से कहाँ नहीं, एक्चुअली ये सब बताता है कि जैसा मोदी जी भी कहते हैं कि इनको अहंकार है। अहंकार कितना है, आखिर हम क्या करना चाहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के नाम पे? क्या इस तरह के जो कर लगाने की बात सोचना भी ठीक है? क्योंकि अगर हम ये देखेंगे, पिछले 2 साल का डाटा देखते हैं, 2022-2023 में, स्पेशली 2023 में कुछ अप्रोक्सीमेटली 6500 HWNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भारत को छोड़ के बाहर भी गए हैं। तो अगर इस तरह के आप टैक्स वैक्स लगाते हैं जिनसे आप किसी की वेल्थ छीनना चाहते हैं, जिससे आप किसी की संपत्ति को छीनना चाहते हैं, तो वो क्या करेगा? क्या वो नहीं सोचेगा कि हम कहीं और चले जाएं? अगर वो जाता है तो फिर आप किससे पैसा लेंगे? तो ये बेसिकली इस दिस कॉन्सेप्ट को सोचना भी चाहिए। क्या ये मतलब उसको बढ़ावा नहीं देता कि जो आदमी मेहनत कर रहा है, जो काम कर रहा है, जो दिन रात लगा हुआ है, जो विकास में लगा हुआ है, आप उससे पैसा छीने? तो क्या ये डिमोटिवेशन का काम नहीं करेगा? लोग बाग तो इससे हरास फील करेंगे। सही बात। तो ये एक ऐसा छोटा मोटा चीज़ नहीं है, मुझे लगता है इसको बहुत ही डिटेल में सोचना होगा। इसके कई मल्टी डायमेंशंस हैं जिन कई बिंदुओं पे आपको सोचना होगा, और शायद यही वजह है कि 85 के बाद दोबारा आज तक इस पे कोई बिल लाने की कोई सरकार हिम्मत भी नहीं कर सकी है। तो जैसा नील भाई हम लोग देख रहे हैं कि सैम पित्रोदा जी कांग्रेस के बहुत करीब हैं, क्योंकि उनको राजीव गांधी के टाइम में भी काफ़ी उन्होंने उनका एडवाइज़र का रोल किया, मनमोहन सिंह के टाइम पे भी हुआ। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात है कि बीच में तो नरसिंह राव सरकार की भी गवर्नमेंट रही थी, ठीक है, 1991 के बाद जो आई थी। तो नरसिंह राव की सरकार
मैं वो क्यों भारत नहीं आ पाए। यहाँ पे ये प्रतीत होता है कि जो सैम पित्रोदा जी ने अपना ट्रस्ट, अपना विश्वास गांधी फैमिली में पैदा किया हुआ है, वो उसका बहुत ज़्यादा लेवल है। गांधी फैमिली, भले वो राजीव गांधी रहे हों, चाहे सोनिया गांधी हों या राहुल गांधी हों, सैम पित्रोदा जी की मेंटलशिप में या उनकी क्षमताओं में उनको बहुत विश्वास है, उनकी पॉलिसी, उनके विचारों में बहुत विश्वास है और साथ में उनके ऊपर ट्रस्ट भी है। तो थैंक यू सो मच चौहान साहब, आज हमारी जनता के लिए, ऑडियंस के लिए सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए। जो फिलहाल मंगलसूत्र वाली राजनीति चल रही है फिलहाल भारत के अंदर, इसके पीछे बिहाइंड द सीन क्या चल रहा था, कैसे सैम अंकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान जिनका ओहदा कांग्रेस के अंदर अभी से नहीं, राजीव गांधी के टाइम से बहुत बड़ा रहा है, वो सलाहकार रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के अंदर उनकी भूमिका रही है भारत के अंदर, खास करके कांग्रेस पार्टी के अंदर। कैसे उन्होंने एक ऐसी चीज़ को, इनहेरिटेंस टैक्स को यहाँ पे लेके आया, कैसे मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू को यहाँ पे उन्होंने उठाया और उसको ऑलमोस्ट कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करती नजर आई, और कैसे बीजेपी फिलहाल उसके ऊपर आक्रामक होती नजर आ रही है। इन सारी चीज़ों को आपने डिटेल में आज हमें समझाया, जिससे हमारी जनता को भी पता चला कि फिलहाल ये इनहेरिटेंस टैक्स वाली जो चीज़ें फिलहाल चल रही है, जो फिलहाल राजनीति के ये जो गर्म मुद्दे हैं, ये फिलहाल किस तरह से काम करते हैं। आई होप सभी को सारी चीज़ें पता चल चुकी होगी, क्योंकि राजनीति में सारी चीज़ें होती रहती है और हमारा काम होता है इस तरह के कोर इश्यूज को लोगों तक शुद्ध भाषा में लेके जाने के लिए। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ वीडियो में देखा होगा इनहेरिटेंस टैक्स, ये वो क्या होता है, कैसे होता है। आज डिटेल में चौहान साहब ने आपको बताया कि कैसे सारी चीज़ें काम करती है, और ये 1985 से पहले थी कांग्रेस के राज में और उन्होंने इसको हटाया था। अब फिर से गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या बात है, बिल्कुल पता नहीं, लेकिन फिलहाल कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि पित्रोदा साहब, सैम अंकल फिर से एक सेल्फ गोल करते नजर आ रहे 2019 के बाद 2024 के अंदर। क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? क्या बीजेपी 400 पार का जो दावा कर रही है, क्या सैम अंकल का ये जो सेल्फ गोल है, क्या उसे अचीव करने में मदद करेगा? वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन थैंक यू सो मच यशपाल चौहान साहब हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और इस बहुत ही हॉट टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए, हमारी जनता को ये पूरा का पूरा जो इंसिडेंट हुआ है, घटनाक्रम हुआ है, उसे अपनी बोलते हैं नॉलेज के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच नील भाई, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा और आप फिर से मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाएंगे। थैंक यू टू यू। थैंक्स अ लॉट ये चौहान साहब। तो दोस्तों आज का एपिसोड आई होप आपको अच्छा लगा हुआ। इस तरह की हॉट कोर डिबेट हम लेके आते हैं हमारे चैनल के ऊपर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके कर लीजिए, क्योंकि हम कोर इश्यूज को डिस्कस करते हैं, ओपनली डिस्कस करते हैं और शुद्ध भाषा में डिस्कस करते हैं, आम इंसान की समझ में जो चीज़ें आती है वैसे ही डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। पहली बार आए तो ये लाल कलर के बटन को जो दबा देना, इससे आप हमारे स्पेशल मेंबर बन जाएंगे। घंटी का बटन जो उसको भी जो दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा आप देख सकेंगे नया वीडियो। तो प्लीज़ घंटी के बटन को जो दबा देना। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक या दूसरे प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर तो बनता है, उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, उससे मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना है, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक और टॉपिक के साथ। तब तक बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।